हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीएस 24/7 एजुकेशन। दिस इज अजय शुक्ला। स्टूडेंट्स, आज भी हम लोग पोसेसिव केस के बारे में पढ़ेंगे और उन स्थितियों को देखेंगे कि कहाँ कहाँ यूज़ किया जाना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं यूज़ किया जाना चाहिए। तो मतलब ये मिक्स्ड फॉर्म में हम बात करेंगे और इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली कंडीशन हम यहाँ पे बात करेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव की। इसका मतलब ये है कि इंग्लिश ग्रामर में कुछ में अगर कहीं भी पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है तो पहली शर्त आपको याद रखना है कि पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ कहीं भी या किसी भी स्थिति में एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आपने पोसेसिव एडजेक्टिव की अगर हम चर्चा करें तो आपको पता है कि माई, आवर, हिज, हर, ये सब कितने हैं, ये जितने भी हैं मेंशन किए गए हैं, उसी तरीके से देयर हो जाएगा, उसी तरीके से इट्स का प्रयोग हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस में कहीं भी अगर पोसेसिव केस का प्रयोग किया जाता है, पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ हम कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा हिज फादर इज, हिज और उसके साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। हिज फादर इज कमिंग टुडे, ठीक है। उसी तरीके से आप बोलते हो माई, अब माई के साथ आप एस लगा दो। जैसे मैंने कहा माई ब्रदर हैज़ बीन इनवाइटेड इन दिस पार्टी, इन दिस पार्टी। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे माई के साथ हमने क्या लगाया है, एस लगाया है, एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया है। तो इनके साथ और हिज के साथ भी नहीं प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव खुद ही पोजीशन या अधिकार दिखाने का काम करता है, तो इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। दूसरी स्थिति अगर हम बात करते हैं तो अगर हम किसी भी निर्जीव वस्तु की बात करें, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो नॉन लिविंग थिंग के साथ अगर हम पोसेसिव केस बनाना चाहें तो ऐसी स्थिति में हम उसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि नॉन लिविंग की कंडीशंस की जब बात किया जाएगा तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस ना एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा द लेग ऑफ अ टेबल, उसी तरीके से हमने कहा द कॉस्ट ऑफ द रूफ। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। उसी तरीके से अगर हमने कहा द लेग्स ऑफ अ चेयर, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। आप ये नहीं लिख सकते हो अ टेबल्स लेग, आप ये नहीं सकते हो द रूफ्स कॉस्ट, आप ये नहीं लिख सकते हो अ चेयर्स लेग्स। समझ में आ रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी निर्जीव वस्तुओं की बात किया जाएगा तो निर्जीव वस्तुओं के साथ प्रत्येक दशा में प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होना चाहिए। मैंने कहा द लेग ऑफ अ टेबल हैज़ बीन ब्रोकन, द लेग ऑफ अ टेबल हैज़ बीन ब्रोकन, सही है। उसी तरीके से द लेग्स ऑफ अ टेबल, द लेग्स ऑफ अ चेयर हैव बीन ब्रोकन। यहाँ पे हैव हैज़ का कॉन्सेप्ट जो आ रहा है, यहाँ पे लेग है इसीलिए हैज़ बीन ब्रोकन हम बोल रहे हैं, यहाँ पे लेग्स है इसीलिए प्लूरल कंडीशन में, दैट इज द रीज़न आई एम यूजिंग प्लूरल वर्ब। ओके, यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ द रूफ। तो आपको ये पॉइंट दिमाग में रखना है कि कहीं भी अगर कभी भी नॉन लिविंग की बात किया जाएगा तो नॉन लिविंग की कंडीशन में हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन का दो तरीके से आप बना सकते हो, यानी ऑफ की भी मदद से बना सकते हो और एपोस्ट्रोफी एस की मदद से भी बना सकते हो। जैसे मैंने कहा द क्राउड्स रिएक्शन, द क्राउड्स रिएक्शन, ठीक। उसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हो, द रिएक्शन ऑफ द क्राउड। उसी से तरीके से अगर आप बोलो
द गवर्नमेंट्स डिसीजन। तो इसी तरीके से आप लिख सकते हो द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा जो हम कहना चाह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्राउड यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो अगर कलेक्टिव नाउन की कंडीशन बनती है तो कलेक्टिव नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस, यहाँ पे आप देख सकते हैं एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है, और यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है और देन प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ किया है। तो विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ एंड विद द हेल्प ऑफ एपोस्ट्रोफी एस, तो हम ऐसी स्थिति में एपोस्ट्रोफी एस या प्रीपोजिशन ऑफ की मदद से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जैसे जानवरों की हम बात करें, यानी पशु पक्षियों की, तो पशु पक्षियों के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे, पशु पक्षियों की जब बात करेंगे तो हम ऐसी स्थिति में हम किसका यूज़ करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। जैसे अगर हमने कहा अ लॉयंस डेन, यानी जहाँ पे शेर निवास करता है उसी को हम डेन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बोलें द डॉग्स फूड, द डॉग्स फूड, उसी तरीके से द डॉग्स टेल भी आप बोल सकते हो। ठीक है, द बर्ड्स नेस्ट, इसका मतलब है चिड़िया का घोंसला। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है कि कभी भी पशु पक्षियों की बात की जाए तो पशु पक्षियों के साथ भी हम प्रत्येक दशा में यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे बर्ड्स नेस्ट है, यहाँ पे डॉग्स फूड है, यहाँ पे अलायंस डेन है। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि इनके साथ भी यहाँ पे द डॉग्स फूड है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे द डॉग्स है, तो इसका मतलब है कि हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ ना करके एपोस्ट्रोफी का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि प्लूरल कंडीशन में है। यहाँ पे बर्ड है, सिंगुलर कंडीशन में है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे लायन है सिंगुलर कंडीशन में। तो ये पॉइंट हमें ध्यान देना है कि एपोस्ट्रोफी और एपोस्ट्रोफी एस दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। कब, नाउन अगर प्लूरल में है और उसके अंत में एस या ई एस का प्रयोग हुआ है तो ऐसी स्थिति में हम केवल एपोस्ट्रोफी, और नाउन अगर सिंगुलर कंडीशन में है और उसके अंत में एस या ई एस नहीं आया है तो हम ऐसी स्थिति में किसका यूज़ करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे वो बेसिकली जैसे टाइम की बात की गई है, अगर मान लीजिए वेट की बात कर दी गई, इसी तरीके से वैल्यू की बात कर दी गया, ठीक, इसी तरीके से स्पेस की बात कर दी गई, तो जहाँ भी समय की बात हो, भार की बात हो, कीमत की बात हो, तो इन सभी को दर्शाने के लिए भी हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर एपोस्ट्रोफी एस और एपोस्ट्रोफी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा अ ग्राम वेट, यानी 1 ग्राम का भार। अब देखो यहाँ पे ग्राम क्या है, सिंगुलर में है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, एपोस्ट्रोफी एस। लेकिन अगर ग्राम्स लिख दो, सपोज करो हमने यहाँ पे लिखा 2 ग्राम्स, 2 ग्राम्स, तो अब ऐसा आया है तो इसका मतलब क्या लगेगा, केवल एपोस्ट्रोफी। तो आपको इसी तरीके से लिखना है वेट, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कहा $10 वर्थ, ये देखिए इसका मतलब है $10 का कीमत, यानी $10 की कीमत। तो यहाँ डॉलर्स है, प्लूरल कंडीशन में है। अगर हमने यहाँ पे सपोज करो 10 की जगह 1 लिख दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉलर में। तो आप क्या लिखाओगे, एपोस्ट्रोफी एस, वही चीज़ सेम है, आप वर्थ लिख दोगे। तो आई थिंक ये आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि कहीं भी अगर टाइम की बात हो, समय की चर्चा हो, भार की बात की जाए, वैल्यू की बात किया जाए, तो ऐसी स्थिति में हम एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी दोनों के माध्यम से हम बना सकते हैं, ठीक, पोसेसिव केस बना सकते हैं। देखो जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पॉइंट आपको और ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ और इस सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई saw him
ये SAW है, एट अ बार्बर्स शॉप। तो अब देखो, एक ये है, आई एम गोइंग टू अ डॉक्टर्स क्लिनिक। ठीक, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देखो, आई सा हिम एट ए बार्बर शॉप, आप कहना चाहते हो कि मैंने उसे एक नाई की दुकान में देखा। फिर आई एम गोइंग टू अ डॉक्टर्स क्लिनिक, मैं एक डॉक्टर के क्लिनिक में जा रहा हूँ। अब देखो, कभी कभी कुछ स्थानों या प्लेस के नाम को हटा दिया जाता है, यानी इसको आप नहीं लिखोगे, यहाँ पर भी नहीं लिखोगे, यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ पे फुल स्टॉप। तो कहने का मतलब ये है कि क्या हो जाएगा, आई सा हिम एट बार्बर्स। बेसिकली यहाँ पे जिस स्थान को आप दर्शाना चाहते हो, एपोस्ट्रोफी एस के बाद जिस पे पोजीशन दिखाते हो, तो बार्बर आपने लिख दिया तो स्पष्ट हो जाता है कि आप दुकान की बात कर रहे हो। उसी तरीके से मान लो यहाँ पे स्कूल, किसी सेंटेंस में आप स्कूल का यूज़ करना हो, तो ऐसी स्थिति में ही, जैसे आपने कहा स्टडीज़ कहाँ पढ़ता है, आप रीड करता है कहाँ पढ़ता है, तो अब उसका सेंस देना हो तो उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस के बाद स्कूल का यूज़ नहीं करोगे। कहने का मतलब ये है कि एपोस्ट्रोफी एस के बाद जो नाउन प्रयोग करना चाहते हो, जैसे मैंने कहा क्लिनिक, तो आई एम गोइंग टू अ डॉक्टर्स क्लिनिक, तो यहाँ पे क्लिनिक लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के पास जा रहे हो तो कहीं ना कहीं सेंटेंस से अंडरस्टूड हो जाता है कि डेफिनेटली क्लिनिक की ही बात कर रहे हो। तो कुछ लोग दिमाग में होगा सर यहाँ पे घर भी तो बात हो सकती है, किसी के दिमाग हो सकता में आ सकता है कि बार्बर का घर भी हो सकता है, तो सेंटेंस में ऐसा नहीं रहेगा। बेसिकली आप बार्बर के यहाँ क्यों जाओगे, तो इस तरह तो बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं, बहुत सारी कंडीशंस बन सकती हैं। लेकिन इन जनरल अगर बार्बर हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गए, तो इन जनरल हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस के बाद इनके नाम या इन जगहों को उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसीलिए यहाँ से आप एपोस्ट्रोफी एस को लगा रहने दोगे, यहाँ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ होगा, बट आपको करना क्या है, बस क्लिनिक और शॉप को हटा दोगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ पे कुछ उत्कृष्ट चीज़ें होती हैं, कुछ उत्कृष्ट चीज़ें होती हैं। उत्कृष्ट चीज़ों का मतलब क्या है कि जनरली उनको बहुत ही डिग्निफाइड थिंग के अंतर्गत माना जाता है, इसलिए उनके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। देखो, जैसे आपने कहा द अर्थ, तो पृथ्वी को एक यूनिक या फिर डिग्निफाइड सेंस में देखा जाता है, तो अर्थ के साथ हम क्रिएचर्स भी लिख सकते हैं, क्रिएचर्स। उसी तरीके से ग्रेविटी हो सकता है, ठीक इसी तरीके से वेट भी हो सकता है, इसी तरीके से सरफेस भी आप यूज़ कर सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि अर्थ के साथ भी हम यूज़ कर देंगे। तो अर्थ क्रिएचर हो गया, अर्थ ग्रेविटी हो गया, अर्थ वेट हो गया, अर्थ सरफेस हो गया। उसी तरीके से आप बोलते हो नेचर, है ना, तो नेचर्स क्या है, ब्यूटी भी हो सकता है, यानी प्रकृति की सुंदरता है। नेचर्स के क्या हो, लॉज हो सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब नेचर्स की सीनरी हो सकती है, सीन हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि इनको उत्कृष्ट के अंतर्गत रखा जाता है, इसलिए इनके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, जैसे द सन्स रेज हो गया, द सन्स रेज हो गया। इसी तरीके से आप इसको याद कर लेना कुल मिलाकर। इसी तरीके से आप बोलते हो द कोर्ट्स डिक्री, द कोर्ट्स मतलब न्यायालय की बात कर रहा है। डिक्री, डिक्री का मतलब होता है फैसला, ठीक है, यानी यहाँ पे हमने यूज़ किया कोर्ट्स डिक्री हो गया। तो कुल मिला के आप ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि इनको उत्कृष्ट के अंतर्गत रखा जाएगा। देखो, बहुत सारी किताब में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं समझना है, हमें उन्हीं चीज़ों की आवश्यकता है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं, एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इन्हीं एग्जैक्ट वर्ड को ही पुट कर दिया जाता है सेंटेंस में, और एरर फाइंड आउट करने के लिए दे दिया जाता है, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको दे दिया जाएगा, या फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया जाएगा। तो यू हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वर्ड, ओके। तो ऐसी स्थिति में आपको एग्जैक्ट वर्ड को ढूंढने के लिए कहा जा सकता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। लास्ट में एक पॉइंट और हम मेंशन करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, यानी इस वीडियो का अंतिम की बात हम करने जा रहे हैं। देखो, अगर मान लो कोई शब्द है और किसी भी शब्द के अंत में
सी ई आ जाए या एस एस आ जाए, और सी ई एस एस के बाद क्या आ जाए, सेक आ जाए, क्या आ जाए, सेक आ जाए। तो ऐसी स्थिति में हम केवल एपोस्ट्रोफिक यूज़ करेंगे। किसके यूज़ करेंगे, केवल एपोस्ट्रोफिक। जैसे देखो मैंने कहा फॉर जस्टिस, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, सेक। इसका मतलब होता है जैसे आपने बोला यानी न्याय के वास्ते, उसी प्रकार से आप बोल सकते हैं फॉर गुड सेक, फॉर गुडनेस सेक, गुडनेस, फॉर गुडनेस सेक। ठीक, ध्यान देना CESS आए उसके बाद सेक आए, ज़रूरी नहीं अगर CES नहीं आया और सेक आ गया तब आप कर दो तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये देखो, जैसे मान लो फॉर जस्टिस सेक ये सही है, ये सही है, लेकिन CE और S ना आए और सेक आ जाए तब पर भी आप कर दोगे तो गलत माना जाएगा। जैसे मैंने कहा आप अक्सर कहते हो भगवान के वास्ते, सेक का मतलब वास्ते होता है, फिर आपने कहा फॉर गॉड सेक, अक्सर आप बोलते हो, तो इसको फॉर गॉड सेक। ध्यान देना ये सेंटेंस सही है। क्यों सही है, क्योंकि गॉड में क्या आ रहा है, डी आ रहा है, गॉड में क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो इसी प्रकार से फॉर कंसाइंस सेक हो सकता है अंतरात्मा के लिए, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे डी का प्रयोग हुआ है और आपको पता है डी, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, CE और S की बात कर रहे हैं। तो CE और S के बाद अगर सेक वर्ड का यूज़ हो जाए तो हम केवल एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे, और CE और S ना आए भले ही सेक का प्रयोग हो तो ऐसी स्थिति में हम एपोस्ट्रोफी S का यूज़ करेंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, बस यही पॉइंट आपको समझाना था, दिमाग में आपको यही सेट कर लेना है कि S और CE के बाद अगर सेक आता है तो ऐसी स्थिति में जिस शब्द के साथ CE और S आएगा उसके साथ हम केवल एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आज से यहीं से आपको पोसेसिव केस समाप्त होता है। अगला जो लेक्चर होगा वो हम जेंडर के बारे में शुरू करेंगे। तो जेंडर बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, उसमें मुश्किल से 1 या 2 वीडियो में वो समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, देन हम लोग मूव करेंगे प्रोनाउन की ओर। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।